हफ्ते उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में अनुराग यादव नामक 17 वर्षीय युवक की तलवार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी प्रकार वाराणसी के भदैनी क्षेत्र में भी 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। सिर्फ कागजों पर खाना पूर्ति करके पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्यों की इतश्री कर देता है। वाराणसी में कल एक ही परिवार के 5 लोगों की जो निर्मम हत्या कर दी गई है, पता चला है कि राजेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने अपने परिवार में पत्नी और 3 बच्चों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। ये पता लगा है, जब पुलिस वहाँ गई है, इंक्वायरी की है, तो उसकी वृद्ध माँ, राजेंद्र गुप्ता की वृद्ध माँ थी। उसने कहा कि मेरा लड़का ही आया था, राजेंद्र गुप्ता ही आया था, और उसके अलावा कोई नहीं आया। वही हत्या करके चला गया है यहाँ से। और बाद में जो है वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में राजेंद्र गुप्ता की भी लाश मिलती है। उस लाश को बरामद करती है पुलिस। इस संबंध में हमारा यह मानना है कि इस प्रकरण को सिर्फ राजनीतिक रंग ना दिया जाए, बल्कि यह एक सघन जांच का विषय है। पुलिस को पूरे प्रकरण की गहन जांच करनी चाहिए कि किन परिस्थितियों के चलते उक्त वारदात हुई, इसका खुलासा करना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं की समाज में पुनरावृत्ति ना हो सके, दोबारा ना हो सके। गहन अध्ययन करके, गहन जांच करके तब पुलिस को रिपोर्ट पेश करनी चाहिए कि इसमें किन कारणों से उस व्यक्ति ने, राजेंद्र गुप्ता ने, अपने बच्चों की हत्या की, पत्नी की भी, बच्चों की भी, और बाद में उसकी लाश मिलती है दूसरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत। अब ये गहन जांच का विषय है, क्योंकि उसकी हत्या कोई कर भी सकता है, और अगर वो आत्महत्या किया है तो वो भी जब जांच होगी ढंग से तो निकल कर सामने आ जाएगा, उसका खुलासा हो जाएगा। इसीलिए जो है जांच किन परिस्थितियों में के चलते उक्त वारदात हुई है, ये जांच जब करेंगे तभी पता लगेगा। इसी प्रकार पिछले सप्ताह वाराणसी मंडल के ही जौनपुर जिले के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कब्रुद्दीन गांव में आबादी से संबंधित प्रकरण में, जिसका फैसला 40 वर्षों से कोर्ट द्वारा नहीं किया गया था, उक्त जमीन पर मृतक अनुराग यादव ने दीपावली त्यौहार के मद्देनज़र उस ज़मीन पे, जो विवादित ज़मीन थी, उस पर घास जम गई थी, कूड़ा करकट था, वो उसने साफ़ कर दिया, और ज़मीन भी, वो घास भी जो है, घास की भी सफाई कर दी। जिससे क्रोधित होकर बुधवार की सुबह, जब अनुराग यादव मंजन कर रहा था सुबह सुबह, उसी समय लालता यादव और उनका लड़का रमेश यादव ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। रमेश यादव वो अपनी जान बचाने के लिए भागा बच्चा, लेकिन रमेश यादव ने तलवार से एक ही वार में गर्दन जो है बच्चे की धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकरण को पूरा देश जान चुका है। इस प्रकरण का उल्लेख यहाँ करना समीचीन नहीं होगा। कारण यह है कि सब जान चुके हैं। अब पूरा मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा से, तो ये ठीक नहीं है। रामजीत यादव जो उस बच्चे का पिता है जिसकी गर्दन कटी है, तो वह एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, बहुत ही निहायत गरीब है, जो कि मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार अपनी 5 बेटियों और एक बेटे अनुराग यादव का पालन पोषण कर रहा था, और उसको दीक्षा दिला रहा था बच्चे को, और बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ था। रामजीत यादव का बेटा अनुराग यादव एक होनहार बच्चा था। उससे माता पिता को बहुत सी अपेक्षाएं और उम्मीदें रही होंगी।
ऐसी स्थिति में बेटे की कमी को तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि रामजीत यादव को कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान की जाए, जिससे अपनी जीवित 5 बेटियों को पढ़ा लिखा सके और उनका विवाह संपन्न करा पाने में सक्षम हो सके। मेरा यही अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से, और जो जांच हो रही है उस जांच के हिसाब से जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और शासन प्रशासन प्रयास भी कर रहा है। वो उक्त जो लालता यादव है, जिस लड़के ने जो है हत्या की है, वो भी अरेस्ट हो गया है। उसका बड़ा भाई दरोगा, जो कि इन लोगों को निर्देश देता था कि इस तरीके से कांड करिए, उसको भी अरेस्ट कर ले गया है। वो कानूनी कार्रवाई वो पूरी करेगी, वो हमें उम्मीद है सरकार उसे जो है पूरा करेगी। धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों से कहां तक सहमत हैं? देखिए, वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश में बेरोजगारी का माहौल पैदा करके देश की आर्थिक नीति को ही अस्थिर कर दिया है, जिससे मजबूर होकर आज पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो मजदूरी करने पर विवश हैं, रिक्शा चलाने पर विवश हैं, ई रिक्शा चलाने को बाध्य हो गए हैं ये बच्चे। बेरोजगारी का ये आलम है। ई रिक्शे भी इतने हो गए हैं कि उनकी भी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, क्योंकि अब पढ़े लिखे बच्चे और कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, सब ई रिक्शा ले रहे हैं और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ठेला लगाते हैं कहीं तो पुलिस वाले उनको ठेला भी नहीं लगाने देते हैं। आज ये स्थिति है। पिछले 70 वर्षों में देश पर केवल 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था हमारे देश के ऊपर, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के मात्र 10 सालों के अंदर बढ़कर 2,05,000 करोड़ हो गया है। यानी केवल 10 साल में 150 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज मोदी जी ने देशवासियों को तोहफे में दिया है। इसमें देश के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, अपने जो उद्योगपति इनके मित्र हैं उनके लिए इन्होंने किया है। उनके कर्ज माफ़ किए, 16 लाख करोड़ एक का माफ़ कर दिया, और इसी तरीके से जो है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके जो है कर्ज माफ़ किए हैं। यहाँ तक कि किसानों का भी कर्ज माफ़ नहीं किया इन्होंने, अपने दोस्तों के लिए करते रहे हैं। और जो 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज 70 सालों में लिया था कांग्रेसी सरकारों ने, उस पर उन्होंने मतलब कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सरकारों ने देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए रेलवे बनाई, हवाई जहाज बनाए, एयरपोर्ट बनाए, BHEL बनाए, HAL, इसरो समेत लगभग 200 से ज़्यादा सरकारी प्रतिष्ठानों की स्थापना की, जिससे देश के नौजवानों को रोजगार और नौकरियां मिल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उन सारे सरकारी संस्थाओं के कार्य को निजी प्रतिष्ठानों को दे दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कर दिए हैं, जिससे आज देश के युवाओं के सामने बेरोजगारी की यह सबसे बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे उद्योग थे वो भी इस सरकार ने बंद कर दिए हैं। कम से कम जो छोटे उद्योग रहते थे, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होती थी, सामान तैयार होता था, वो सामान सस्ते मिलता था, वो जो सप्लायर हैं वो बेचते थे, दुकानों पर पहुँचाते थे, घर घर पहुँचाते थे। आज ये स्थिति हो गई है कि बना हुआ माल चाइना जैसे देशों से मंगा रही है ये सरकार, और अडानी अंबानी जैसे जो बिजनेसमैन हैं वो उस बने बनाए सामान को विदेश से मंगाकर और यहाँ पर सप्लाई करा रहे हैं। जबकि वो सामान अगर यहाँ बनता तो ताज़ा भी रहता